ओके दोस्तों, तो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वहां पे एंगल हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। जी जो है वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है एज शोन। अलोंग द इंक्लाइन मैंने एक्स एक्सिस माना हूं, तो एक पत्थर को मैं प्रोजेक्ट करता हूं एट अ वेलोसिटी ऑफ u एट अ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है, एज शोन। तो सवाल यह है पहला, find the time after which v is parallel to the base, t when v is parallel to x-axis, t when v makes 45 degree with positive x-axis, and t when h displacement equals to r by 2 when r is the range along the incline। ठीक है, तो सारे के सारे एनालाइज चालू करते हैं। अच्छा, पहले वाले पार्ट पे ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें कहीं पर भी इस चीज के बारे में जानकारी जरूरत नहीं है जो इंक्लाइन के अलोंग क्या हो रहा है। तो पहले वाले पार्ट के लिए तो हम वेलोसिटी को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नहीं तोड़ने वाले हैं, हम नॉर्मल जो हमारा हॉराइजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट है उसी के अलोंग रिजॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। तो ये है हमारा इंक्लाइन और ये है हमारा u। यहां पर एंगल जो है वो है हमारा 90 डिग्री एंड दिस इज माय 45 डिग्री। नाउ ये 45 है तो ये भी 45 है। मैं u को यहां पर अब दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा और एक ऐसा। नाउ दिस इज 45, सो दिस इज ऑल्सो 45। तो ये वाले डायरेक्शन में u sin 45 यानी u बाई रूट 2 आएगा, और हॉराइजेंटल वेलोसिटी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पैरेलल टू द बेस होने के लिए ऑब्वियस सी बात है 0 विल बी इक्वल्स टू u by root 2 minus gt1, राइट। तो हमारे पास t1 जो आ जाएगा that will be u by root 2g. This will be the time after which the velocity will be parallel to the base. Now for the second part, अब यहां पर बाकी तीनों पार्ट के लिए अगर हम ध्यान दें, थर्ड पार्ट के बारे में बाद में देखेंगे, बट सेकेंड और फोर्थ के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस करना पड़ेगा अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो लेट्स सी, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर इनिशियली हमारा इंक्लाइन के अलोंग जो है कोई वेलोसिटी डेफिनेटली नहीं है। सो ये है हमारा 45 डिग्री एज शोन, ठीक है। नाउ ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये जो है दिस विल बी माय वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी पूरा का पूरा मेरा वाई के अलोंग ही है, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, जी का यहां पर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक का इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज अगेन 45, सो दिस इज g बाई रूट 2 एंड दिस इज b बाई रूट 2, ठीक है। नाउ y के अलोंग का वेलोसिटी जो है वो हमें समाप्त करनी है, y के अलोंग जो वेलोसिटी है वो हमें समाप्त करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है 0 will be equals to u minus g by root 2 into t2। तो t2 जो आएगा that will be root 2 u by g। ये वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है वो टाइम निकालो जिसमें वेलोसिटी जो है वो हॉराइजेंटल का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ
45 डिग्री का एंगल जो है वो हमारा बनाता है। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें थर्ड पार्ट के लिए, ओके, सो यहां पर कोई भी इंस्टेंट पे मान लो उसका वेलोसिटी है vy और यहां पर वेलोसिटी जो है वो है हमारा vx, तो ये एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। इट्स अ पॉसिबिलिटी, या तो इसका सॉल्यूशन आए। हाँ, लेकिन और एक पॉसिबिलिटी भी है। देखो कहीं पर नहीं बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो देयर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी जो ये हमारा सरफेस हो। देखो Vx तो हमारा इसी डायरेक्शन पे होने वाला है, Vy हमारा इस तरीके से होगा और यहां पर हमारा एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, इन दोनों पॉसिबिलिटी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये नहीं बोला है जो क्लॉकवाइज 45 के बारे में बात हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात हो रही है। Vx तो गारंटेड पॉजिटिव है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइन है, तो Vx तो हमारा पॉजिटिव होंगे ही होंगे, बट Vy कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, क्योंकि U और G जो है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, अच्छा Vy में क्या लिख सकता हूं? Vy में लिख सकता हूं U माइनस G बाई √2 इंटू टी। ठीक है, ये मेरा Vy है और Vx जो है दैट विल बी इक्वल्स टू G बाई √2 इंटू टी। ये मेरा Vx है, तो मैंने Vx और Vy जो है वो निकाल के दे दिया हूं। ये मेरा Vx है और ये मेरा Vy है। तो बेसिकली हमें सॉल्व क्या करना है? एट t इक्वल्स टू t3, एट t इक्वल्स टू t3 जो हमारा Vx होना चाहिए दैट मस्ट बी मॉड ऑफ Vy, राइट? सो ऑब्वियसली बात है G बाई √2 इंटू टी मस्ट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ G बाई √2 इंटू टी। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। यहां पर अगर मेरे पास आ जाएगा तो ध्यान दो, ये वाला को अगर मैं माइनस की तरह खोलूंगा फिर तो वो पॉसिबल है ही नहीं, फिर तो टी हमारा 0 आ जाएगा। इसको अगर मैं माइनस की तरह खोलूंगा तो वहां पर तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं, u इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि वो वाला टर्म तो हमारा कट जाएगा G बाई √2 इंटू टी वाला। ठीक है, हमें खोलना पड़ेगा इसी की तरह G बाई √2 इंटू टी, यानी दैट इज t3, u माइनस G बाई √2 इंटू t3, तो √2G इंटू t3 इज इक्वल्स टू u, यानी t3 जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज u बाई √2 इंटू जी। t3 हमारे पास आ जाएगा u बाई √2 इंटू जी। ध्यान देना t1 इक्वल्स टू t3 है। बेसिकली जब हमारा हॉराइजेंटल होगा वेलोसिटी उसी टाइम पे तो हमारा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। दैट इज प्रेटी मच एविडेंट, मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ चुकी है, राइट? एंड नाउ द लास्ट पार्ट, कब हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट r/2 होगा? अच्छा, रेंज पहले निकाल लेते हैं इसके लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो है t, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मान लो है t, तो 0 इक्वल्स टू ut माइनस हाफ इंटू G बाई √2 इंटू टी स्क्वायर, ये जो आ जाएगा t 2√2 u by g, दैट इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो मेरे पास Vx जो आ जाएगा, सॉरी मेरे पास x डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उसके लिए r विल बी 0 इंटू टी, वो तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू g बाई √2 इंटू टी स्क्वायर, तो g बाई 2 √2 इंटू 8u स्क्वायर बाई g स्क्वायर। तो मेरे पास r का जो वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास r की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 √2u स्क्वायर बाई g। ठीक है, सो हमें जो रिक्वायर्ड x डिस्प्लेसमेंट है r/2, तो r/2 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी √2u स्क्वायर अपॉन g। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g बाई √2 इंटू टी स्क्वायर। सो इसको अब मैं T4 बोल देता हूं, तो T4 स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4u स्क्वायर बाई g स्क्वायर, यानी T4 मेरे पास आ जाएगा 2u अपॉन g। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है, सब एक बार बेसिक लेवल पे किस तरीके से हम काम करते हैं उसके बारे में एक बार आइडिया मेरे ख्याल से लग चुका है, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 25 मीटर है और ये 75 मीटर है। ठीक है, इसके टॉप वाले कॉर्नर से मैंने एक पत्थर को फेंका, ये पत्थर यहां से मैक्सिमम हाइट अटेन करता है 20 मीटर, और आफ्टर दैट ये वाले इंक्लाइन के लास्ट वाले पॉइंट पे जाके अगर हिट करता है, ठीक है, तो सवाल ये है हमें एंगल अल्फा निकाल के देनी है, हमें एंगल अल्फा जो है वो निकाल के देनी है, जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात एक चीज ध्यान दो, मैक्सिमम इसको अगर मैं यहां से ट्रंकेट करके ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मानूं तो ऑब्वियस सी बात है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g दैट इज इक्वल्स टू 20। तो पहला रिलेशन तो मेरे पास आ गया है, u साइन अल्फा हमारे पास 20 है, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन, यानी दो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो हमारा डेफिनेटली 20 है। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगा? जवाब है कोई फायदा नहीं है। इफ वी क्लियरली सी, हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो कहने पर तो इंक्लाइन प्लेन में है, बट वो ग्राउंड में भी है, यानी यहां पर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तोड़ के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इंक्लाइन का एंगल भी बहुत घटिया है। ठीक है, इट इज सिंपली tan इनवर्स 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है हमें अल्फा ही अगर निकालना है, जो कि हॉराइजेंटल से एंगल है, इंक्लाइन से एंगल तो है नहीं, तो ये वाले क्वेश्चन में इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर तोड़ के कोई खास फायदा डेफिनेटली नहीं होने वाली है, राइट। सो इसका जो वेलोसिटी होगा ये वाले डायरेक्शन में, इसको मैं यहीं पर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं। ऊपर की तरफ है 20, यहां पे है Vx, ऊपर की तरफ है 20, यहां पर है Vx, राइट। सो ये वाले पॉइंट से अगर मैं एनालाइज करूं, इसमें मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -25। ठीक है, सो मैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूं तो लेट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू कैपिटल T अगर मैं बोलता हूं तो -25 इक्वल्स टू 20 इंटू T
माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो -5 इक्वल्स टू 40, तो टी स्क्वायर -40 -5 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो t -5 इंटू t +1 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड. जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है हमारा 5 सेकेंड. और यहां से अगर मैं हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट देखूं वो तो 75 मीटर का ही हुआ है. तो सिंपल सी बात है, vx इंटू 5 विल बी 75. तो vx मेरे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. सो यहां पर जो है ये ऊपर की तरफ 20 हुई, यहां पर हो गई है 15, यहां पर एंगल है थीटा, वेलोसिटी यहां पर u था. सो अगर u निकालने बोलेगा तो सिंपली आएगा √20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, वो मेरे पास 25 आ जाएगा. तो u जो है वो तो मेरे पास आ गया है 25 मीटर पर सेकेंड, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्रीज. ओके ओके. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा 45 डिग्री, और यहां से मैं हॉराइजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं एक पत्थर को. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो ये वाला पत्थर हमारा जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है. तो सवाल ये है हमारा थीटा का वैल्यू कितनी होनी चाहिए. यानी यहां से मैंने पत्थर को जब प्रोजेक्ट किया तो यहां पर इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, जी हमारा इस वाले डायरेक्शन पर है. अच्छा, तो ऑब्वियस बात है यहां पर से मैं एंगल को अल्फा मान लेता हूं. ठीक है, अल्फा इज नथिंग बट थीटा -45, और यहां का वेलोसिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर ले रहा हूं, एक ऐसा और एक ऐसा. सो दिस विल बी u cos अल्फा एंड दिस विल बी द u sin अल्फा. अच्छा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t, ये तो केवल और केवल u sin अल्फा को हमारा रिवर्स करेगा, वो हम जानते हैं. तो u sin अल्फा g अगर मैं इस डायरेक्शन पे देखूं तो g को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं एक बार. एक ऐसा कंपोनेंट है और एक ऐसा कंपोनेंट है, दोनों मेरा g/√2 है. सो इट विल बी 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g/√2, 2√2u sin अल्फा बाई g. ये मेरे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट. और ये टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारा जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हमारा 0 हो जाना चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है 0 इज इक्वल्स टू u cos अल्फा -g/√2 इंटू t u sin अल्फा बाई g. u is gone, g is gone. तो मेरे पास आ जाएगा cos अल्फा इक्वल्स टू 2 sin अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ. tan अल्फा मेरे पास हाफ आएगा. नाउ थीटा जो है वो हमारे पास है कितना, अल्फा प्लस 45 डिग्री. थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 45 डिग्री. या तो मैं 45 प्लस tan इनवर्स हाफ लिख दूं, या फिर देखो एक बेटर तरीका भी है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 1 बाई 1 माइनस tan अल्फा.
तो मेरे पास tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी that is 3/2 divided by 1/2, that is 3 theta equals to tan inverse 3. So this is the angle जहां पर मुझे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हॉराइजेंटल से, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में आंसर लिख सकता हूं मैं, that can be written as 45 degree plus tan inverse half, or it can be written as tan inverse 3. They are simple mathematical manipulations. इसमें कोई conceptual part तो नहीं है, right? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इंक्लाइन है, ठीक है। दोनों सेम इंक्लाइन है, एंगल बनाता है बीटा, और मैंने सेम पत्थर को प्रोजेक्ट, सेम वेलोसिटी के साथ पत्थर को प्रोजेक्ट करता हूं यू से। दोनों में हॉराइजेंटल के साथ एंगल जो है वो मेरा अल्फा है। पहला केस में ये डाउन द इंक्लाइन जाता है और अगला केस में ये अप द इंक्लाइन जाता है। तो सवाल है दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होगा वो अगर हमारा 1:2 है तो हमें tan अल्फा tan बीटा जो है वो निकालनी है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो ये वाला एंगल है दैट इज सिंपली अल्फा माइनस बीटा, और यहां पर ये वाली जो एंगल है दैट इज सिंपली अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यू को यहां पर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, परपेंडिकुलर और अलोंग, और यहां पर भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, अलोंग एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, जी को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं तो दोनों केस में आएगा तो वही, ये वाला आएगा जी साइन बीटा और यहां पर आएगा जी कॉस बीटा। ये हम जानते हैं जो हमारा y के अलोंग वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, दिस फ्लिप। सो t1 का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, और जो t2 होगा दैट विल बी 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस बीटा, एज सिंपल एज दैट। सो इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:2, तो 2u बाई जी कॉस बीटा तो कट जाएगा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1:2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, चलो इसको यहां पे लिख लेता हूं, सॉरी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। सो सिंपली हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा इज 3 टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यहां पर जो हम लोग, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया हूं क्या मैंने? हाँ सॉरी, मैं बस क्या गड़बड़ कर रहा हूं, मैं कहीं पर तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया हूं। हाँ सॉरी, मैं 2 उल्टे तरफ लगा दिया हूं, सॉरी। हाँ, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन बीटा कॉस अल्फा। नाउ इफ आई डिवाइड तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 3 tan बीटा, यानी tan अल्फा बाई tan बीटा इक्वल्स टू 3।
ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में हमें आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। ध्यान दो क्या बोला है। एक मेरे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल ऑफ बीटा। यहां से हॉरिजॉन्टली मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो ये इस प्लेन को परपेंडिकुलरली आके हिट करता है। ठीक है। अच्छा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दे रखा है 2 सेकेंड। हमें बीटा फाइंड करना है और इस बॉल का नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अरे दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर एंगल मेरा बीटा है, ठीक है, इससे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा बॉल जो है वो हिट होने वाली है। नाउ इसका ये वाले डायरेक्शन के अलोंग और ये वाले डायरेक्शन के अलोंग 2 कंपोनेंट होगा, जिसमें इसका तो हमारा 20 ही होगा, और ये वाले डायरेक्शन के अलोंग जो आएगा दैट विल बी g इंटू टी। बट टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2 सेकेंड है, सो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 20। नाउ दिस इज बीटा, सो दिस इज ऑल्सो बीटा। तो मेरे पास आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू 20/20। तो बीटा तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 45 डिग्री। बीटा जो है वो हमारे पास सीधा आ गया है 45 डिग्री। और अब हम लोग इसका एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट देखना चालू करते हैं। यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान दो। ये हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा वाई डिस्प्लेसमेंट है। सो x will be simply equals to vx, that is 20 into 2, that is 40 meters, and y के along initial velocity 0 है, तो half g into t square, तो that will be 20 meter। तो x के along displacement 40 है, y के along displacement 20 है। so जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा d, that is under root x square plus y square। तो 20 अगर मैं कॉमन लेता हूं, so that will be 20 root 5 meter। so that is the net displacement 20 root 5 meter। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। ये वाले इंक्लाइन प्लेन से मैंने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए 2 सेम स्पीड के साथ 2 पत्थर को प्रोजेक्ट करता हूं, एक अप द इंक्लाइन और एक डाउन द इंक्लाइन। तो सवाल यहां पर यह है, जो प्रूफ दैट जो अगर दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट हुआ है, तो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का सम है T1 और T2, वो हमारा थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। सो इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से हम करते हैं बार बार। यहां पर इंक्लाइन से एंगल जो बनाता है वो बनाता है अल्फा प्लस थीटा, और यहां पर इंक्लाइन से जो एंगल बनाता है दैट इज अल्फा माइनस थीटा, सॉरी, हाँ, अल्फा माइनस थीटा, राइट। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्लिप होती है, एंड जी पे अगर मैं रिजॉल्व कर लूं तो ये वाला डायरेक्शन पे जो मेरा है, जो मेरा काम का है, दैट इज जी कॉस थीटा। सो T1 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 2u साइन अल्फा प्लस थीटा बाई जी कॉस थीटा, और T2 जो है वो है 2u साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा, राइट। सो T1 प्लस T2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2u बाई जी कॉस थीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है। नाउ साइन ए प्लस साइन बी क्या आ जाएगा मेरे पास,
2u by g cos theta 2 sin of a plus b by 2 cos of a minus b by 2. So now cos theta is gone and t1 plus t2 का वैल्यू आ जाएगा 4u sin alpha अपॉन g, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास यहां पर एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं 5√5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता हूं हॉराइजेंटल के साथ एट एन एंगल ऑफ अल्फा. tan अल्फा मेरा हाफ है जैसे कि दे रखा है. नाउ यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. ठीक है. द पार्टिकल डू नॉट रिबाउंड आफ्टर कोलाइडिंग एट सी. द पार्टिकल डू नॉट रिबाउंड आफ्टर कोलाइडिंग एट सी. तो पहले तो सी का कोऑर्डिनेट निकालो. ठीक है. और दूसरा हमारा ग्राउंड के ऊपर का मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो चीज निकालो. ठीक है. अच्छा, tan अल्फा अगर हाफ है तो sin अल्फा जो हमारे पास आएगा दैट इज 1/5√5 और cos अल्फा जो है वो है हमारा 2/5√5. नाउ यहां पे C वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिख देता हूं इन जनरल x, y. Now try to understand, this is a y. This is x minus 10/3. So मैं जो लिख सकता हूं वो डायरेक्टली ये लिख सकता हूं जो y by x minus 10/3 is equals to tan 37, that is 3/4. So the relation we have is a 4y equals to 3x minus 10. That is the relation that we can write, and at that point it will hit. ठीक है. So now मैंने कुछ नहीं सही किया. नाउ अब जो अगर मैं देखूं इसका x के लिए मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं, इट विल बी u cos अल्फा, यानी ये वाले डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये वाले डायरेक्शन में स्पीड जो आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैंने गलत लिखा था, हाँ सॉरी, 5 और यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर जो स्पीड आएगी दैट विल बी सिंपली 5. तो x में लिख सकता हूं 10t और y में लिख सकता हूं 5t माइनस 5t स्क्वायर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20t माइनस 20t स्क्वायर 30t माइनस 10. सो मेरे पास आ जाएगा 20t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0. हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया. हाँ. अब t नेगेटिव तो ऑब्वियस सी बात है, हो नहीं सकता है, तो t डेफिनेटली हमारा 1 आने हाफ आने वाला है. तो t इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड. सो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ c जो आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ c वो कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 5/2 माइनस 5/4. नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है,
बोला है जो ये वाला पार्टिकल रिबाउंड नहीं करता है आफ्टर द कलिशन। कलिशन होने के बाद यहां पर जो पार्टिकल है वो हमारा रिबाउंड नहीं करता है। सो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये हमारा पॉइंट सी है। ये वाले सी पॉइंट पर हमारा Vx कितना होगा? सी वाले पॉइंट पर जो Vx होगा वो तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और जो Vy होगा, Vy हमारे पास कितना आ जाएगा? Vy हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी C जो है वो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। डायग्राम थोड़ा सा गलत है, ठीक है, वो तो मुझे पहले से क्या मालूम था। C पॉइंट पर हमारे पास केवल और केवल Vx ही बचने वाला है, ये हमारा 10 होगा, और ये जो है वो हमारा 37 डिग्री है। तो 10 का दो कंपोनेंट है, एक है cos 37 दैट इज 8, तो पार्टिकल अगर रिबाउंड नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 जो है दिस इज गॉन आफ्टर कलिशन। इसके साथ कलिजन होने के बाद 6 जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ भी होगा तो पार्टिकल रिबाउंड करेगा, बट पार्टिकल रिबाउंड नहीं कर रहा है, तो यहां पर इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी जो है वो हमारा खत्म हो जाना चाहिए। बट ये 8 जो होगा इस पर तो डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट से वो इंक्लाइन के अलोंग हमारा चलना चालू करेगा, ग्राउंड से 5/4 मीटर ऊपर से, ग्राउंड से 5/4 मीटर ऊपर से ये 8 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू करेगा। नाउ इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो G का हमारा दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस। ये वाला कंपोनेंट तो कोई काम नहीं है, वो नॉर्मल हमारा बैलेंस करेगा। ये सिंपली अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड मोशन है। नाउ दिस इज 37, सो दिस इज 37, तो यहां पर आएगा sin 37 यानी 6, ठीक है। सो अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं देखूं, सो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू L, 64/12 यानी 16/3 मीटर। ये इसके अलोंग 16/3 मीटर जो है वो हमारी जाने वाली है। एंड नाउ यहां पर ध्यान देना, ये इसके अलोंग अगर 16/3 जाती है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं ध्यान दूं तो y दैट इज इक्वल्स टू tan 37 दैट इज 3/4। तो y पे जो और ये चढ़ने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। y पे जो और चलने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। सो h मैक्स जो आएगा 5/4 प्लस 4 21/4 मीटर। सो दैट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो कलिशन होने के बाद का सिचुएशन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले तो नॉर्मल हमारा मोशन था, इस पर इंक्लाइन प्लेन की तो कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं थी। यहां पर ग्राउंड से ही एनालाइज करना आसान रहेगा क्योंकि इतने वाले पोर्शन पे तो हमारा इंक्लाइन था ही नहीं। फिर इंक्लाइन को आगे एक्सटेंड करो, एनालाइज करो, कोई मतलब नहीं था। सो एक्स और वाई एक्सिस हमें नॉर्मल दे ही रखा था।
तो ग्राउंड फ्रेम में ही ग्राउंड के नॉर्मल एक्सिस के अबाउट ही एनालाइज करना ये वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली फायदेमंद था। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। मैंने एक वाले से अगर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया तो वो दूसरे वाले पे परपेंडिकुलरली जाके हिट कर रहा है। ठीक है, तो सवाल ये है, जो अगर ए जो दे रखा है वो हमारा 5 मीटर है, सो इन दैट केस हमारा u कितना है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है t, वो हमारी कितनी है। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये भी निकाल लो, ये कहां पर जाके हिट करेगा, ये भी निकाल लो, ये कहां पर जाके हिट करने वाला है। अच्छा, ये 30 है, ये 30 है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो डेफिनेटली हमारा 120 डिग्री है, वो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, राइट। सो मैं ये वाला इंक्लाइन प्लेन को पहले ढंग से ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि एक एक्सिस तो मुझे इसी के अलोंग लेना पड़ेगा, और दूसरा जो इसका एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है y इस तरीके से। और ध्यान देना, ये दूसरा इंक्लाइन जो है वो इसके अलोंग हमारा नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल जो है वो है हमारा 120। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहां से हमारा 30 डिग्री बनाते हुए है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन। ना यहां पर ध्यान दें, हम लोग यहां से इसको इनिशियल वेलोसिटी u से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए। ठीक है, यहां से हम लोगों ने u से प्रोजेक्ट किए, और यहां से प्रोजेक्ट होने के बाद ये हमारा यहां पर जाके गिरती है कोई वेलोसिटी v के साथ, आई डोंट नो। ठीक है, ना यहां पर अगर मैं इसके एक्सिस के अलोंग देखूं, यहां पर ये जो है, ये हमारा ये वाले एक्सिस के मैंने पैरेलल लाइन बना लिया, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो यहां पर वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, उसके परपेंडिकुलर और इसके अलोंग, लाइक दिस। ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री है। सो अगर मैं g के बारे में देखूं तो g का यहां पर दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। ये 30 है, ये 60 है, तो यहां पर मेरा ये 30 है, तो यहां पर cos 30 यानी 5√3 है, और यहां पर मेरा sin 30 यानी यहां पर हमारा 5 है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं t बोल देता हूं, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं t बोल देता हूं, अच्छा ध्यान देना, ये यहां पर जो हमारा वेलोसिटी है दैट विल बी -vx, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो है हमारा -vy इसके अलोंग, और ये वाले डायरेक्शन के अलोंग है -vx। अच्छा, मैं -vy क्या लिख सकता हूं? अच्छा, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी मेरा u है, और y के अलोंग रिटार्डेशन जो है वो है मेरा 5√3। और -vx को अगर मैं लिखूं, u तो हमारा 0 है, u जो है वो तो हमारा 0 है। ठीक है, अच्छा u अगर हमारा 0 है तो इन दैट केस, u अगर हमारा 0 है, इन दैट केस अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली -5√3 इंटू टी, सॉरी -5 इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा दो रिलेशन, और इसके अलावा जो मैं लिख सकता हूं दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। सो vx इक्वल्स टू √3 इंटू vy। सो vx इक्वल्स टू √3 इंटू vy, तो मैं एक चीज जो लिख सकता हूं दैट विल बी
माइनस √3u प्लस 15t इज इक्वल्स टू 5t। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। माइनस √3u यानी √3u इज इक्वल्स टू 10t। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी कैन राइट। u और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके बीच का रिलेशन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर क्या बोला है, जो जब ये जाके हिट करता है ये वाले प्लेन पर, ये वाला लेंथ जो है वो हमारा a है, 5 है। ये वाला लेंथ जो है वो हमारा डेफिनेटली 5 है। ओके ओके, नाउ ये वाला डिस्टेंस को मान लो यहां पर है b। ये वाला डिस्टेंस जो है मान लो ये वाला है मेरा b। तो इसका डिस्प्लेसमेंट के अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री है, यहां से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर हम लोग देखें, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट में अगर देखें तो ये लेंथ अगर b है, ये हमारा 90 है, तो ये हमारा b cos 30 होगा, यानी √3b/2 होगा, और ये जो आ जाएगा दैट विल बी b/2। तो ये वाले डायरेक्शन के अलोंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है मेरा 5 प्लस b/2। तो 5 प्लस b/2, ठीक है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन माइनस दिस, दैट विल बी, यहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था, तो दैट विल बी हाफ इनटू, यहां पर जो इस डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेशन है दैट इज -5 इंटू t²। और इसके अलोंग अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3b/2, दैट इज u इंटू t माइनस 5√3 इंटू t²। ये मेरे पास आ जाएगा। दैट इज अ रिलेशन दैट वी कैन डायरेक्टली राइट। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मुझे b तो राइट नाउ नहीं चाहिए, तो मैं ऊपर वाले रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं √3 से, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी -5√3 ut माइनस 5√3 t² माइनस 5√3/2 इंटू t²। ये मेरे पास आ जाएगा। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट, अब एक एक करके सब कुछ देखते हैं। नाउ दिस विल बी -5√3। अच्छा, u इंटू t अगर मैं करूंगा दैट विल बी 10t² माइनस 15√3/2 इंटू t²। ये हमारे पास आएगा। अब सब कुछ निकलते हुए नजर आ गया साफ साफ। अब सब कुछ जो भी निकालना है निकाल दो। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2√3 उधर जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 20t² माइनस 45 इंटू t²। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड सो मेरे पास t² का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 30/25, दैट इज 6/5। तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी √6/5 सेकेंड। लगभग अगर मैं देखूं ये मेरा 1.1 सेकेंड आ जाएगा, जो हमारा लगभग टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज 1.1 सेकेंड। एंड नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। सो तो मेरे पास u जो आएगा दैट विल बी 10/√3 इंटू √6/√5। ये हमारे पास आ जाएगा।
तो ऊपर मेरे पास √2 आएगा, यहां पर हो जाएगा मेरा 2√2। देख लो, ध्यान दो, कितना आ जाएगा 2 × 5 × √2/√5, that will be equals to 2√10 मीटर पर सेकेंड। √10 इज अप्रोक्सीमेटली पाई, तो अगर वैल्यू निकालना है तो पाई को 3.14 पुट कर दो, लगभग 6.3 मीटर पर सेकेंड करीबन हमारा u का वैल्यू आएगा। और b जो है वो भी अगर हमें निकालने बोले तो दोनों में से ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो t का वैल्यू, यहां से हमारे पास b का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा। तो अगर हमारा दोनों इंक्लाइन परपेंडिकुलर नहीं है आपस में, तो इन दैट केस किसी एक को पकड़ लो और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एनालिसिस करो, अपने आप प्रॉब्लम जो है वो हमारा साथ साथ सॉल्व हो जाएगी।